हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक, अनंत स्पर्शियां अर्थात एसिम्प्टोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और इस टॉपिक से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। अक्सर इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, अगर आपने उनका वीडियोस नहीं देखा है, तो जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप उन सभी वीडियोस को देखिए, आपको पूरे के पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम एसिम्प्टोट्स अर्थात अनंत स्पर्शियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। चलिए, तो चैप्टर का नाम है सामान्य बीजगणितीय वक्रों की अनंत स्पर्शियां। चलिए हम शुरू करते हैं। अनंत स्पर्शी की परिभाषा देखते हैं। इसको हम कहते हैं एसिम्टोट। अनंत स्पर्शी को क्या कहते हैं हम? एसिम्टोट। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन देखते हैं। मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित कोई सरल रेखा यदि किसी वक्र को मूल बिंदु से अनंत दूरी पर स्पर्श करे तो उस सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। दोस्तों चित्र को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है ना, ये एक वक्र है। देखो y बराबर fx, और ये आपको जो दिखाई दे रही है ये एक सरल रेखा AB। और आप गौर करेंगे कि हमने वक्र पर एक बिंदु लिया हुआ है M, जिसके निर्देशांक है xy और जिसकी सरल रेखा से दूरी है डेल्टा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे जैसे ये बिंदु P इधर सरकता जाएगा, ठीक है, जैसे से बिंदु P इधर जाते जाएगा वैसे वैसे इसकी दूरी इस सरल रेखा से कम होती जाएगी। देखो ये दूरी कम होती जा रही है, और ऐसा मालूम होता है कि बहुत दूर अर्थात बहुत बहुत दूर, यानी असीमित, या यूं कहिए कि अनंत दूरी पर जा करके ऐसा लगता है कि ये दूरी कम होते होते शून्य हो जाएगी। अर्थात ये सरल रेखा इस वक्र को कहीं ना कहीं जाकर के टच कर देगी। इसीलिए अब कहाँ टच करेगी, कहाँ स्पर्श करेगी, वो कोई निश्चित बिंदु नहीं पता। इसलिए हम कह रहे हैं कि अनंत पर स्पर्श करेगी, और अनंत पर स्पर्श करेगी। इसी कारण हम इस सरल रेखा को, इस वक्र की क्या कहते हैं? अनंत स्पर्शी कहते हैं। और यही बात हमने यहाँ लिखी है, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित कोई सरल रेखा। दोस्तों देखो ये सरल रेखा मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित है। ठीक है, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित है, किंतु ये वक्र को मूल बिंदु से अनंत दूरी पर स्पर्श करती है। यानी कि ये सरल रेखा इस वक्र को जहां जाकर टच करेगी वो बिंदु मूल बिंदु से अनंत दूरी पर होगा। ठीक है, तो तब ऐसी स्थिति में हम इस सरल रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। ठीक है, तो अनंत स्पर्शी मतलब बहुत सरल, मतलब अगर कहा जाए एक सिंपल लाइन में कोई बोलेगा सर एकदम सरल शब्दों में अगर कोई इसकी परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप बस बता सकते हैं कि कोई सरल रेखा यदि किसी वक्र को अनंत पर जाकर के स्पर्श करे, ठीक है, यानी कि उसकी दूरी एकदम कम होती दिखेगी। देखो ना यहाँ पे वक्र और सरल रेखा के बीच की दूरी कम होती दिख रही है, कम होती दिख रही है, तो ऐसा मालूम होता है कि अनंत पर जाकर के ये सरल रेखा जो है वो वक्र को स्पर्श करेगी। और इसी कारण से हम इस सरल रेखा को, इस वक्र की क्या कहेंगे? अनंत स्पर्शी या अनंत स्पर्श रेखा, जो कि वक्र को कहां पर स्पर्श करेगी? अनंत पर स्पर्श करेगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने अनंत स्पर्शी की परिभाषा अच्छे से समझ लिए होंगे आप लोग। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की विधि के जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं। दोस्तों वैसे तो अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां दी हुई हैं किताबों में, परंतु उन बहुत सारी विधियों में जो सबसे सरल विधि है, सबसे बेस्ट मेथड है, जिसकी मदद से आप सवाल को बहुत जल्दी बना सकते हैं और पूरा पूरा आपसे एकदम सही बनेगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं जाएगा, और ये विधि सीखने में भी बहुत आसान है। तो चलिए हम उसी सबसे सरल विधि को देखते हैं, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की सबसे सरल विधि। दोस्तों इससे पहले आप यहाँ पे एक नोट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? किसी n घात वाले वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं। यानी कि अगर मान लो कोई वक्र का जो समीकरण है वो 4 घात वाला है, तो समझ लीजिए कि उसकी अधिकतम 4 अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं। अगर वक्र की घात 5 है तो समझ लीजिए कि उसकी अधिकतम 5 अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं। अधिकतम बोल रहा हूं ना, न्यूनतम कितनी भी हो सकती है। अर्थात मान लो कोई वक्र अगर 4 घात का है
तो अधिकतम उसकी अनंत स्पर्शियां 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, परंतु 4 से कम हो सकती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई वक्र n घात का है तो उसकी अनंत स्पर्शियां n से कम हो सकती है, परंतु n से अधिक नहीं, n भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अनंत स्पर्शी ज्ञात करने की सबसे सरल विधि। तो इस विधि में कुछ नियम है दोस्तों, कुछ स्टेप्स हैं। मैंने बहुत ही सोच समझ करके एकदम सरल शब्दों में, जितना अधिक हो सकता था सरल, मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ताकि आपको एक बार में आपको समझ में आ जाए वो सारे के सारे टर्म्स जो है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने, क्या क्या हमको काम करना है, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को हम सवाल बनाते समय फॉलो करेंगे और एक एक स्टेप फॉलो करते जाएंगे, सवाल बनता जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए बारी बारी से हम स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या लिखे देखो, वक्र के समीकरण में उच्चतम घात अर्थात सबसे अधिक घात, मान लो चलो n घात वाला अगर वो वक्र है तो इसका मतलब यह है कि उच्चतम घात वाले पदों की घात n होगी, और उच्चतम घात वाले अर्थात n घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखना है, और ये रख करके जो एक्सप्रेशन हमारे पास तैयार होगा, जो व्यंजक तैयार होगा, उसको नाम देना है फाई एन एम। ठीक है, और उसको आपको इज इक्वल टू 0 रख करके हल करना है और m के मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, ये आपका पहला काम। जब सवाल बनाएंगे ना तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, आप चिंता ना करो, आप सिर्फ स्टेप्स को ध्यान से सुनो और याद रखो। ठीक है, क्या रखना है, x बराबर 1 और y बराबर m, किसमें रखना है, उच्चतम घात वाले पदों में रखना है, और रखने के बाद जो व्यंजक तैयार होगा उसको क्या नाम देना है, फाई एन एम। फिर उसको क्या करना है, फाई एन एम को 0 के बराबर रखना है और उसको हल करना है और m के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए स्टेप 2 में क्या लिखा है, अब वक्र के समीकरण में उच्चतम घात से एक कम घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रख के फाई n माइनस 1 m ज्ञात करेंगे। कैसे, क्योंकि उच्चतम घात मतलब n घात, तो n घात वाले पदों में पहले आपने x बराबर 1 और y बराबर m रख करके क्या ज्ञात किया था, फाई एन एम ज्ञात किया था। इसलिए उच्चतम घात से एक कम घात वाले पदों में जब आप x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे तो जो आपके पास व्यंजक मिलेगा उसको आप नाम देंगे फाई n माइनस 1 m। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फाई n डैश m पता करो, अर्थात आपने स्टेप 1 में जो आपने उच्चतम घात के पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रख के जो फाई n m ज्ञात किया था दोस्तों, अब उसी का अपने को अवकलन करना है और फाई n डैश m पता करना है। ठीक है, इसी का अवकलन करना है अपने को। जब इतना हो जाए तो अब स्टेप नंबर 4 को देखिए। अब c के मान के लिए सूत्र, तो दोस्तों गौर से देखिए, ये सूत्र है c बराबर माइनस फाइव n माइनस 1 m अपॉन फाइव n डैश m, और इस सूत्र में आपको m का मान रखते जाना है और c का मान ज्ञात करते जाना है। देखो बाजू में अपन ने लिखा है, इस सूत्र में m के सभी मानों को क्रम से रखते जाइए और उनके संगत c के मान ज्ञात करते जाइए। m के कौन से m के मान रखने, वही जो आपने स्टेप 1 में फाई एन एम बराबर 0 रख के जब आप उनको हल किए थे तो m के वहां से कुछ मान आपको मिले थे। ठीक है, मान लो m के 3 मान मिले, तो तीनों मानों को आप यहाँ बारी बारी से रखिए, m के तीनों मानों को आप रखते जाइए और हर एक मान के संगत c का मान क्या क्या मिल रहा है उसको आप देखते जाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा है कि यदि m के मानों इतने 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 के संगत c के मान क्रमशः इतने इतने हैं, तो अब अनंत स्पर्शियों के समीकरण क्या क्या होंगे, ध्यान से देखो। m का मान जब m1 रखे तो c का मान c1 मिला, तो इन दोनों को लेते हुए एक सरल रेखा का समीकरण आप बनाओगे, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, ये पहली अनंत स्पर्शी हो गई। इसी तरीके से m2 c2 लेकर के दूसरी अनंत स्पर्शी। ठीक है, m का मान जब m2 रखे तो उस समय c का मान c2 मिला, तो इन दोनों को लेते हुए ये दूसरी अनंत स्पर्शी का समीकरण, और उसी तरीके से सभी अनंत स्पर्शियों के समीकरण आपको मिल जाएंगे दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज को इन नियमों में लिख दिया गया है और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं पर भी अगर डाउट रहा भी होगा तो चिंता ना करें, क्योंकि अभी तो मेन चीज बाकी है, अभी तो सवाल बाकी है। जब हम सवालों को हल करेंगे और उन सवालों को हल करते समय इन नियमों का जब अपन पालन करेंगे वहां पे, तो आपको तो पूरा का पूरा क्लियर हो ही जाएगा। तो अब देर किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सवालों को हल करना। ठीक है,
चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 सवाल है। ठीक है, हमें इन तीनों वक्रों की अनंत स्पर्शियां पता करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल को देखते हैं। अब आपको यहाँ पर दिए गए वक्र का समीकरण पहले मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, दिए गए वक्र का समीकरण है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x वाई माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये समीकरण जो है वो कितने घात का है। ठीक है, वक्र के समीकरण की घात कितनी है पहले ये पता करो। ठीक है, फिर हम ये पता कर पाएंगे कि हाँ, अगर ये इतने घात का वक्र है तो इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियां इतनी होंगी। ठीक है, तो चलिए अब ये कैसे पता करेंगे। तो आपको इसमें जो जितने पद दिखाई दे रहे हैं सभी पदों के घातों को देखो। जैसे इस पद की घात कितनी है 3। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो चर है, चर अर्थात वेरिएबल है, उसकी घात को अपने को देखना होता है। ठीक है, जब हम पदों की घात देख रहे होते हैं उस समय हमको कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता, गुणांकों से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे 8 है, 4 है, 2 है, यहाँ गुणांक 2 है, गुणांकों से कोई मतलब नहीं है। पदों की घात देखते समय हमको केवल चरों की घात देखनी होती है। चर मतलब जो वहां पे एक्स वाई होते हैं ना, उनकी घात देखनी होती है। तो यहाँ पे घात 3 है। अच्छा, अगर जैसे इस पद में देखो आप एक्स और वाई बेचारे लोग साथ में है, तो एक्स वाई अगर साथ में होना तो उस समय हमको उनकी घातों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 1 कितनी घात हो जाएगी 3 घात, अर्थात इस पद की घात 3 है। ठीक है, ये पूरा एक पद है। ऐसा ना सोचना कि सर ये एक्स स्क्वायर एक पद और वाई दूसरा पद है, कैसे नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये दोनों अलग अलग पद है। अगर ये दोनों गुणे में है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है गुणे में है, तो ये पूरा एक पद है और इस पद की घात कितनी होगी, एक्स और वाई की घातों का योग, तो 2 और 1 3। तो इस पद की घात 3 है, यहाँ पे भी घात 3 है, ये भी घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है। कैसे, ये देखो 1 और 1 2 घात, ये एक घात वाला पद है और ये कांस्टेंट पद है, तो कांस्टेंट पद की घात 0 होती है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल होता ही नहीं है। इसलिए वहां पे वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम वेरिएबल की घात 0 समझ सकते हैं और इसलिए आप इसको घात 0 वाला पद बोलेंगे दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया सभी पदों की घातें कैसे चेक की जाती हैं। अब सभी पदों की आपने घातें देख ली, अधिकतम आपको कितनी घात दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर 3 घात से ऊपर वाला घात वाला कोई पद तो मिला ही नहीं, तो अधिकतम आपको 3 घात मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि जो अधिकतम घात आपको जितनी दिखाई देती है ना, वो वक्र उतने ही घात का समीकरण, मतलब वो वक्र उतने ही घात वाला वक्र कहलाता है। तो अधिकतम घात अपने को 3 दिखाई दे रही, तो आप बोलोगे ये सर 3 घात वाला वक्र है, या यूं कहिए कि सर इस वक्र के समीकरण की घात 3 है। ठीक है, तो बस ऐसा ही पता करते अपन, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। तो आप समझ लीजिए कि वक्र के समीकरण की घात 3 है, इसलिए इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शियां 3 होंगी। 3 मतलब 3 अनंत स्पर्शियां रखेगा। अब उसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों, तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि वक्र के समीकरण में उच्चतम घात मतलब nवीं घात। अब पता चल गया यहाँ पे कि अधिकतम घात यहाँ पे 3 दिखाई दे रही है, पदों में अधिकतम घात 3 है, तो समझ जाओ उच्चतम घात वाले पद वही हैं। 3 घात वाले पद ही यहाँ पे कौन है, उच्चतम घात वाले पद है, और उन्हीं पदों में हमको x बराबर 1 और y बराबर m रखना है। ठीक है, तो चलिए, तो आप लिखेंगे पहले तो यहाँ वक्र के समीकरण में, या वक्र के समीकरण की घात कितनी है 3 है। अतः, ठीक है, अतः उच्चतम घात के पदों में, उच्चतम घात मतलब n बराबर 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 घात से ज्यादा घात वाला पद कोई दिखा ही नहीं है। अगर कोई आपको एक भी पद ऐसा नजर आ जाता जिसकी घात 3 से अधिक, मान लो चलो 4 हो जाती, तो समझ लीजिए कि वक्र की पूरी की, बोलेंगे वक्र की घात कितनी है, तो वक्र की घात उस समय 4 हो जाती, क्योंकि वक्र की घात किसको बोलते हैं, वक्र के समीकरण में कोई पद आपको ऐसा मिले जिसकी घात सबसे अधिक हो, तो वक्र के समीकरण में सबसे अधिक घात वाला कोई पद होता है, उस पद की घात को ही हम वक्र की घात कहते हैं। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ वक्र के समीकरण की घात 3 है, अतः उच्चतम घात अर्थात 3 घात वाले पदों में, 3 घात वाले पदों में क्या रखेंगे, x बराबर 1 और y बराबर क्या रखेंगे m। ठीक है, नियम हमारा स्टेप नंबर 1 कहता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों ये रख रहे हैं हम।
चलो 3 घात वाले पद, यहाँ पे उच्चतम घात 3 है, तो उन्हीं पदों में जहां जहां 3 घात वाले पद दिखेंगे उन पदों में आपको x बराबर 1 और y बराबर m रखना है। तो देखो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर m रखेंगे तो ये m हो जाएगा, और यहाँ पे m स्क्वायर 1 x बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 1 1 इंटू 2 तो m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ m क्यूब और बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं व्यवस्थित करके ऐसे लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये m में त्रिघात समीकरण हमको मिला है, ठीक है। अब त्रिघात समीकरण को कैसे हल किया जाए दोस्तों, त्रिघात समीकरण को कैसे हल किया जाए, तो त्रिघात समीकरण के हल करने की सबसे सरलतम विधि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बार बार काम आएगा, ठीक है। बहुत सारे सवालों में आपको त्रिघात समीकरण मिलेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। दोस्तों अब इन नियमों को मिटाने का समय आ गया, क्योंकि जगह बची नहीं है, अब हमको यही लिखना है। तो आप इन नियमों को अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा, और इन्हीं नियमों की मदद से हम सवालों को बनाएंगे दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो हमारा अभी उद्देश्य क्या है, इस त्रिघात समीकरण को हल करना। हल करने के लिए सबसे पहला काम यह है कि आप इसके अचर पद को देखिए। अचर पद मतलब जहां पे m न दिखे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म तो ये 2 है, कांस्टेंट टर्म 2 को आप लिख लो यहाँ पे। अब 2 के फैक्टर्स निकालो, अर्थात 2 के गुणनखंड निकालो, अर्थात ऐसी संख्याएं सोचो जो 2 को डिवाइड करती है। तो आप लोगों से 2 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास 2 ही इसके गुणनखंड है, 1 और 2, ठीक है। तो 2 के गुणनखंड हो गए 1 और 2, यही दोनों इनको डिवाइड करते हैं। आप उसको प्लस में भी सोच के रख ले रहे हो और माइनस में भी सोच के रख ले रहे हो, क्योंकि अब जो काम होगा वो इन्हीं चारों में से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अब हमको क्या करना है कि बारी बारी से इन वैल्यूज को इस समीकरण में m के स्थान पर रख के देखते जाना और चेक करना है कि इनमें से कौन कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कम से कम कोई एक मान भी ऐसा मिल गया ना जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब आगे की जो कार्यविधि है वो बहुत सिंपल तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो आप चलो 1 रख के देखो, बोला आप चलो m के स्थान पर 1 रख के देखो, तो 1 - 2 - 1 + 2 2 और 3, देखो पूरा का पूरा 0 मिल रहा है। m बराबर 1 रखने से आप इसको हल कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर मिल रहा है, मतलब पूरा का पूरा 0 मिल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, देखो क्या रखने पर, m बराबर 1 रखने पर, m बराबर 1 रखने पर 0 मिल रहा है, अर्थात m बराबर 1 इस समीकरण का एक मूल है, इस समीकरण का एक रूट है, और m बराबर 1 इस समीकरण का एक रूट है। तो इसका मतलब ये है कि 1 को पलटाएंगे क्या आएगा, m - 1, अर्थात m - 1 इस समीकरण का एक गुणनखंड है, और गुणनखंड है इसका मतलब यह है कि ये इसको डिवाइड करेगा, और ये इसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करके फिर हम दूसरा गुणनखंड प्राप्त करेंगे और फिर उसको हल करेंगे, तो जो बाकी बचे हुए 2 मूल हैं वो पता चल जाएंगे। अब भाग कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग सरल विधि का इस्तेमाल करेंगे, सांश्लेषिक विभाजन अर्थात सिंथेटिक डिवीजन। तो वो कैसे अप्लाई की जाती है वो विधि ध्यान से देखिएगा आप लोग। दोस्तों तो हमको यहाँ से ये पता चला कि सर m बराबर 1 इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आपने ट्रिक समझा, हमको कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिख करके देखने और उसके बाद उन फैक्टर्स को एक एक करके चेक करते जाना कि कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो आपको जो भी वैल्यू मिल जाती है m की, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे हमको मिल गया m बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब देखो ये 1 को यहाँ पे लिख दो, ऐसे लाइन खींच लो, और इस समीकरण के गुणांकों को लिखो। देखो गुणांक कौन है, यहाँ पे कुछ नहीं सामने में, तो 1 1 - 2 - 1 2, ठीक है। 1 - 2 - 1 2, ऐसे कुछ कुछ दूरियों पे लिख लो। अब देखो आपको करना क्या है, पहले वाले को जस का तस उतार दो, 1 है तो 1 उतार दो, जस का तस लिख दो, ठीक है। अब आप बारी बारी से गुणा करते जाओ, एक एक कम एक, इसको इससे गुणा करना है और जो आएगा यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, तो -2 + 1 अर्थात -1, फिर गुणा करना है, -1 को फिर इससे गुणा करो, तो -1 गुणित 1 यानी -1 यहाँ लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो -1 - 1 -2,
फिर -2 जो आया है यहाँ पे उसको फिर 1 से गुणा करो, तो -2 गुणित 1 तो कितना होगा -2। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। लाइन खींच दीजिए। दोस्तों यहाँ 0 आना जरूरी था क्योंकि हम ऐसी वैल्यू से सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं जो कि इस इक्वेशन का एक रूट है, ठीक है। रूट होने के कारण ही यहाँ पे जो लास्ट वाला 0 आ रहा है। और लाइन खींच दो, यानी कि अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा काम इसमें होने वाला है। दोस्तों अब ध्यान से देखो, ये त्रिघात समीकरण था और उसका एक मूल हमको मिल चुका था, एक रूट है m=1। अब m=1 अगर एक रूट है तो इसका मतलब 1 को पलटेंगे तो m-1 एक गुणनखंड हुआ। और दूसरा गुणनखंड हमको क्या मिलेगा, सुनो ध्यान से देखो, ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है जिसका एक गुणनखंड हमको एक घात वाला मिल चुका है, यहाँ m की घात 1 है। तो त्रिघात समीकरण का एक गुणनखंड मिला है एक घात वाला, तो बच गई दो घातें, तो दो घातों वाला गुणनखंड मिलेगा और वो यहाँ से तैयार होगा। यही उस गुणनखंड के जो भी हमको यहाँ पे मिलेगा उसके गुणांक है। दोस्तों कैसे होगा देखो, m², सामने में ये वाला गुणांक लगाओ, फिर m लिखो, सामने में ये वाला गुणांक लगाओ, तो -1 लगाओगे तो ये -m हो जाएगा, फिर ये -2 तो ये -2। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पे 5, 7, 8 रहता है, 5, 7, 8, एक बात की बात, तो आपका यहाँ पे कैसे बनता है बताऊं, 5m² + 7m + 8, मतलब इनको आपको बस यहाँ लगाना है और m² m ऐसे करके लिखे, m की घातों को घटते क्रम में लिखते जाइए, 2 घात, 1 घात, फिर कांस्टेंट पद। तो कांस्टेंट पद में जो तीसरा वाला रहेगा वही आएगा, जैसे 8 है तो 8 आया है, -2 है तो -2 आया है, ऐसे। तो ये ऐसे बनेगा, चिन्ह सहित लगाना, जिससे यहाँ -7 मिला होता तो ये -7 ऐसे अपन लगाते, ठीक है। तो यहाँ -1 मिला है तो -1 लगाए, ठीक है। तो दोस्तों अब ये त्रिघात समीकरण का गुणनखंड हो गया है, बराबर में 0 था, बराबर में 0 मैंने लगा दिया। अब आप इनको अलग अलग करके 0 के बराबर रखिए, m-1 = 0, m² - m-2 = 0, सॉल्व कीजिए दोस्तों, m = 1, और इसको तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। ये कैसे हल होगा बताओ, कॉमा है ना यहाँ पे। चलिए, गुणा करने पर -2 और जोड़ने घटाने पर -1, दैट इज यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि -2m + m करके अगर इसको तोड़े तो ये बहुत आसानी से टूट के बन जाएगा। तो देखो m = 1 और यहाँ पे m कॉमन निकलेगा, m-2, यहाँ +1 कॉमन निकलेगा, m-2, ठीक है। तो चलिए आगे क्या होगा, m = 1 और यहाँ देखो m-2 और m+1 = 0, तो कुल मिला के m के 3 मान आएंगे 1, और यहाँ इसको 0 के बराबर रखोगे तो पलटाओगे तो m = 2 भी आएगा और यहाँ पे m = -1 आएगा। m के 3 मान आ गए दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सुनिए, अगला स्टेप क्या बोलता है, याद करो नियम का आप देखो ध्यान से, ये तो अपन ने m के मान निकाले हैं। अब स्टेप नंबर 2 बोलता है कि अब वक्र के समीकरण में हमको क्या करना है, उच्चतम घात से एक कम घात वाले पदों में x = 1 और y = m रखना है। यहाँ पे उच्चतम घात कितनी है, 3 है, तो जो काम हमने यहाँ पे किया था x = 1 और y = m रखने का, वो 3 घात वाले पदों में किया था। अब उससे एक कम घात, अर्थात अब इस वक्र के समीकरण के हिसाब से अधिकतम घात 3 थी, तो एक कम घात मतलब 2 घात, ठीक है। तो अब 2 घात वाले पदों में हमको काम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब वक्र के समीकरण में उच्चतम घात से एक कम घात वाले पदों में, है ना भाई। अब वक्र के समीकरण में उच्चतम घात से एक कम घात, उच्चतम घात कितनी थी, n = 3, अब एक कम घात मतलब n = 2 वाले पदों में क्या रखेंगे, x = 1 और y = m रखने पर। तो चलिए दोस्तों रखिए, 2 घात वाले पद कहाँ कहाँ है ढूंढिए, अरे यहाँ है, देखो ये दिख रहा है, ये और ये, इतने हिस्से को देखो आप, ठीक है, यानी कि ये और ये। तो अब देखो क्या रखना है, x की जगह 1 और y की जगह m, तो देखो -4, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, और +8m, क्योंकि x की जगह 1 रख रहे हैं। इस पूरे में ये देखो, ये 2 घात वाला पद है,
चिन्ह सहित काम लेना है अपने को पूरा, ठीक है, इसका पूरे का काम अपने को चिन्ह सहित करना है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, और ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों, फाइव टू एम हो गया ये, ठीक है, फाइव टू एम माइनस 4 + 8m। दोस्तों साथ ही हम लोग क्या करेंगे, याद करो क्या था हमारा काम, फाइव एन डैश एम निकालने का था, अर्थात यहाँ हम लोग फाइव थ्री डैश एम निकालेंगे, अर्थात जो आपने फाइव थ्री एम निकाला दोस्तों, ठीक है, फाइव थ्री एम आपको क्या था, ठीक है। अच्छा हम लोग रख के डायरेक्ट जीरो के बराबर रख देते क्या, पहले अपने को फाइव थ्री एम एक बार लिख लेना चाहिए था। आप लोग एक बार लिख लीजिएगा कि फाइव थ्री एम क्या है, तो यही हमारा फाइव थ्री एम था, कौन था, एम क्यूब माइनस 2m² माइनस m + 2, ये फाइव थ्री एम था, ठीक है। तो आप लोग एक बार फाइव थ्री एम आप लोग लिख लेना, उसके बाद अगले लाइन में लिखना कि अब फाइव थ्री एम बराबर जीरो रखने पर फिर आपकी ये वाली लाइन आएगी, फिर आप आगे काम करना। तो ये फाइव थ्री एम आया था, उसी का आकलन करना है दोस्तों। नियम देखो, काम कठिन नहीं है, सवाल कठिन नहीं है, नियम बस आपको याद रखना है कि क्या क्या काम आपको वो करना है, ठीक है। तो फाइव थ्री एम निकालना है, उसके बाद उसको जीरो रख के हल करना है, एम के मान निकालने हैं, फिर फाइव टू एम निकालना है, ठीक है। ये फाइव थ्री एम क्यों निकाले, क्योंकि वक्र के समीकरण में अधिकतम घात 3 है। अगर वक्र के समीकरण की अधिकतम घात मतलब पदों की अगर अधिकतम घात 4 रहती, या यूं कहिए कि वक्र की घात अगर 4 रहती, तो आप अधिकतम घात वाले पद अर्थात 4 घात वाले पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रखते, अर्थात आपका जो यहाँ पे आता ना वो 5 3m नहीं बल्कि क्या आता, 5 4m आता, ठीक है। और उससे एक कम घात वाले जब आप यहाँ पे रखते तब 5 3m आता। तो वो डिपेंड करता है कि वक्र के समीकरण की अधिकतम घात क्या है। तो यहाँ पे n बराबर 3 घात अधिकतम है, इसलिए एक कम घात मतलब 5 2m अवयतन निकाले हैं। अब साथ ही हमको अधिकतम घात वाले जो पद से जो व्यंजक तैयार हुआ था 5 3m, उसका अवकलन करना है दोस्तों। तो चलिए अवकलन कीजिए, तो 3m² माइनस 4m माइनस 1, ठीक है, ये हुआ। अब c के मान के लिए सूत्र लगाना है, नियम का अगला हिस्सा। अब c के मान के लिए सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब c के मान के लिए सूत्र अपन लगाएंगे। c बराबर क्या होता है, माइनस 5 2m अपॉन 5 3 याद करो, माइनस 5 n माइनस 1m अपॉन 5 n m होता, यहाँ n की जगह पे 3 है, यहाँ 3 और उससे एक कम ऊपर था 2 यहाँ पे। चलिए c बराबर 5 2m का मान कितना है दोस्तों, ये रहा, अर्थात 8m माइनस 4, ठीक है, अपॉन में 5 m अर्थात 3m² माइनस 4m माइनस 1। अब बारी बारी से दोस्तों आप यहाँ पे m के इन मानों को रखते जाइए और c के मान प्राप्त करते जाइए। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अब मैं इसको मिटाना चाहता हूँ दोस्तों, तो ये अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए m बराबर जब आप 1 रख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, m बराबर 1 पर c बराबर कितना मिल रहा है, ध्यान से देखिए, m बराबर 1 रखिए तो 8 माइनस 4 और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये मिलेगा आपको 4 और यहाँ पे मिलेगा -2, तो 4 बटे -2 अर्थात -2, ठीक है, और एक माइनस सामने है तो c बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में ऐसे लगा के लिखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न हो, इस तरीके से। चलिए m बराबर m बराबर दूसरा मान कितना है 2, तो देखो m बराबर 2 पर क्या मिलेगा दोस्तों, c देख लो आप, तो माइनस और m बराबर 2 रखोगे तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 माइनस 4, ठीक, 16 माइनस 4 और बटे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दिया 12, 4 दूनी 8 माइनस 1, तो c का मान मिलेगा दोस्तों 16 में 4 गया 12 और 12 में 9 गया तो 3, तो c का मान मिलेगा -4, ठीक है। अब m बराबर -1 पर क्या मिलेगा दोस्तों, ये भी देख लो, तो -8 -4 अपॉन
3 + 4 - 1, तो ये -12 और नीचे मिलेगा +6, अर्थात C का मान मिल जाएगा दोस्तों -12/+6 यानी कि -2, +2। बस आपको M और C के मान मिल गए दोस्तों। अब आपका आंसर आगे समझो। तो वक्र की अभिष्ट अनंत स्पर्शियां क्या होंगी? वक्र की अभिष्ट अनंत स्पर्शियां, पहला y = mx + c में मान रखना है। m का मान 1 रखे तो c का मान 2, ये आपका पहला अनंत स्पर्शी होगा। किसमें मान रखना है? y = mx + c में। m और c का पहला मान रखोगे, m = 1, c = 2, यहाँ रखोगे, ये मिलेगा। m = 2 पर c = -4 मिला है, और m बराबर देखो है ना बट 2 पर -4 मिला तो यहाँ रख दिए अपन, और m = -1 पर क्या मिला है? +2, तो ये ऐसा। तो ये 3 अनंत स्पर्शियां मिल गई दोस्तों, और आपका आंसर आ गया। कहीं पर भी कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप जरूर पूछिएगा दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से ये सवाल बना हुआ है, कहीं पर भी कोई डाउट आपको हो ही नहीं सकता, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। चलिए दोस्तों, मैं फटाफट आपको दूसरा सवाल भी आपको बताता हूं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना बचे, क्योंकि दूसरा सवाल में कुछ खास है, कुछ अलग है। दूसरा सवाल देखो, दिए गए वक्र का समीकरण है x³ + y³ = 3axy। मैं उसको इधर पलटा देता हूं। यहाँ वक्र की घात 3 है, क्योंकि पदों में जो अधिकतम घात वाले पद वो 3 घात वाले पद है, इसलिए वक्र की घात 3 है। और अधिकतम घात वाले पदों में देखो, यहाँ पे 3 घात, और यहाँ पे 2 घात। यहाँ पे 3 घात नहीं है दोस्तों, याद करो, ये 3 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन कौन है? x और y। तो वेरिएबल की घात को बस आपको गिनती करना है। तो यहाँ पे देखो x और y बेचारे लोग हैं, और 1 1, तो कितना हुआ टोटल? तो ये 2 घात वाला पद है, ये 3 घात वाले पद है, ठीक है। तो चलिए, अब क्या होगा दोस्तों? अब देखो, यहाँ आप लिखोगे, यहाँ वक्र के समीकरण में उच्चतम घात वाले पद, अर्थात 3 घात वाले पद में x = 1 और y = m रखने पर, और रखने के बाद जो तैयार होता है उसको φnm, अर्थात यहाँ पे φ3m होगा। तो ये जाएगा m³ + 1। अब अगला स्टेप क्या है? φ3m = 0 रख के इसको हल करेंगे, अर्थात m³ + 1 = 0 रख के उसको आप हल करो। दोस्तों हल करोगे तो यहाँ एक सूत्र लगेगा, a³ + b³ = a + b, a² - ab + b²। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे लगाओगे तो a की जगह m को देखो, b की जगह 1 को देखो, तो m + 1, m² - m + 1 = 0, ठीक है ना? ठीक है, इसके बराबर ये है ना, इसको तोड़ दिए अपन सूत्र रूप में, ठीक है। तो इतना आया। अब अलग अलग 0 के बराबर को m + 1 = 0, और यहाँ से मिलेगा m² - m + 1 = 0। तो एक मान तो m का मान यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा सूत्र विधि से, जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है। m बराबर -b + अर्थात माइनस प्लस हो जाएगा, b² - 4ac/2a। दोस्तों गौर कीजिए, यहाँ पर m के मान इसमें अधिकल्पित मिल रहे हैं। कैसे? देखो 1 - 4 अर्थात -3, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या मिल रही है आपको, तो ये आपको अधिकल्पित मान प्रदान करने वाला है। तो इधर से 2 मान तो ऐसे ही अधिकल्पित हो गए, तो अधिकल्पित मान में फिर हमको अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमको अनंत स्पर्शियां केवल m के वास्तविक मानों के लिए मिलेंगी, ठीक है। अधिकल्पित मानों के लिए अनंत स्पर्शी नहीं मिलेगी, हमको वास्तविक अनंत स्पर्शी से मतलब है। तो उसके 2 अनंत स्पर्शी तो यही कैंसिल हो गई, ठीक है। तो समझ लीजिए, इस वक्र की केवल एक ही अनंत स्पर्शी का अस्तित्व है, क्योंकि यहाँ पे m का केवल एक मान हमको वास्तविक मिल रहा है, और 2 मान जो है वो अधिकल्पित मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखा आपने कि यहाँ पे देखो, ये 3 घात वाला वक्र है, तो इसकी अधिकतम अनंत स्पर्शी 3 हो सकती थी, ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकती है। मैंने आपको बताया था ना, n घात वाले वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शी हो सकती है, लेकिन n से कम भी हो सकती है, ठीक है।
तो देखो जैसे यहाँ पे इस वक्र, ये 3 घात वाला वक्र है, इसकी पूरी 3 अनंत स्पर्शी, ये भी 3 घात वाला वक्र है लेकिन इसकी 3 अनंत स्पर्शी नहीं है, इसकी 3 से कम है। ठीक है, यहाँ पे केवल इसकी एक अनंत स्पर्शी का अस्तित्व है। तो अब वो आगे की जो कार्यविधि आप लोग कीजिएगा दोस्तों। जब आप लोग अब जो अगला स्टेप हमारा आप क्या रखते हैं, वक्र के समीकरण में उच्चतम घात से एक कम घात वाले पदों में अब आपको x बराबर 1 y बराबर m रखना है, phi 2m निकालना है, उसके बाद phi 3 डैश m निकालना है, फिर c के मान के लिए आपको सूत्र लगाना है और उस सूत्र में आपको m के मान रखने हैं। जब m के मान रखने की बारी आएगी तो केवल यही वाला मान बस आप रखेंगे, इसकी कहानी यही खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो केवल m का इकलौता यही वाला मान रखाएगा, इसके संगत c का मान मिलेगा और y पर mx प्लस c में आप m और c के मान को रख के अनंत स्पर्शी का समीकरण निकाल लेंगे। अर्थात साफ साफ पता चलता है कि इस वक्र की केवल एक ही अनंत स्पर्शी हमको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल भी वैसे ही आप लोग हल कीजिएगा। अच्छा, अब एक खास बात, जब अपन पहले सवाल को बनाए तो उसमें m के मान जो आए थे, याद करो m के मान क्या क्या आए थे, ये देखो ये तीनों मान आए थे और गौर करो ये तीनों मान अलग अलग हैं। सोचो यदि m के तीनों मानों में से कोई दो मान अगर सेम सेम हो जाए या तीनों मान सेम हो जाए तब क्या होगा। तो दोस्तों अभी जिन सवालों को हमने देखा है उनमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं था या ऐसा नहीं है जिसमें m के मान रिपीट हो। ठीक है, अर्थात सेम सेम वैल्यू मिले। तो अभी हमने उन्हीं सवालों को देखा जिसमें m के तीनों मान अलग अलग हैं, या हमने ऐसा सवाल भी देखा जिसमें m का एक मान वास्तविक है और दो अधिकल्पित मान है। अब अगली कक्षा में, अगले वीडियो में हम ऐसे सवालों को देखेंगे जिसमें m के मान रिपीटेड रूप में हो, अर्थात कोई दो मान या तीनों मान बराबर बराबर मिले। हो सकता है m के मान कुछ ऐसे मिल जाए तो 2 2 और -3 यानी कि देखो दो सेम सेम मान मिल जाए, तब उस अवस्था में हमको अनंत स्पर्शी कैसे ज्ञात करनी है, तो ये अगले वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसी अवस्था में अनंत स्पर्शियां समांतर होती हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगला, तो जरूर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे, सवाल समझ में आया हो तो जरूर लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। और अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने की अभी हम अनेक विधियां पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसके पहले के सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप जरूर देखिएगा। बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, वहां से कांटेक्ट करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।